नमस्कार साथियों। मैं आज आप सभी जितने आरटीजीएससीओ की तैयारी अभी वर्तमान में जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, एक महत्वपूर्ण ये पाठ्यक्रम लेके आया हूँ। लेकिन जो आगे भविष्य में आरटीजीएससीओ की तैयारी करने की सोच रहे हैं, कर ही रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यदि इस पाठ्यक्रम के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका धर्मगुरु पाठ्यक्रम को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। और बड़ी मेहनत से मुझे कई हमारे साथी जो छोटे भाई हैं और जो हमारे मित्र थे, उन लोगों ने काफ़ी कुछ अनुरोध किया था कि सर धर्मगुरु का बाकी तो सारा कुछ मटेरियल कहाँ से कैसा पढ़ा जाए, और इसका पाठ्यक्रम नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। क्योंकि एक पाठ्यक्रम आप लोगों को एक दिशा निर्देश टाइप का है, ठीक है, डायरेक्शन है कि आप लोगों को इतनी चीज़ों में ज्ञान अर्जित करना है और ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो हम शुरुआत करते हैं और बाकी मैं सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अंत तक जुड़िएगा। और मेरा एक और कि सभी लोग जितने भी अभी हमारे साथी जो इंटरव्यू जबलपुर देने जा रहे हैं, तो वो आराम से, जैसा मैंने बोला था और मैंने अपनी प्लानिंग जो आपके सामने रखी थी, वो वीडियो आप पूरा देखकर फिर मुझसे कांटेक्ट करिएगा। क्योंकि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कई बच्चे पेमेंट करके वो स्क्रीनशॉट डाल देते हैं और बाकी जो मैंने वहाँ डिमांड रखी थी कि आप आपने कहाँ से अध्ययन किया है, कहाँ पे आप अभी वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हैं या कहाँ के आप रहने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें आराम से लिख कर भेजा करिएगा मुझे। क्योंकि आप लोगों के जब मैं इंटरव्यू वहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा तो इन सारी संबंधी जानकारी में मुझे आपके लोकल एरिया में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि मैं उससे आपसे ज़्यादा प्रश्न कर सकता हूँ। आपको पता होगा कि ज़्यादातर आपके आसपास की यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं तो वो पूछी जाती हैं। तो ये ज़रूर पहले पूरा वीडियो देखा करिएगा, फिर मुझसे कांटेक्ट करना है कैसे वहाँ पे व्यवस्था रखी जाएगी आप लोगों की, तो क्या आपको लेके जाना है, कितने दिन पहले जाना है, ये सारी ज़रूर सुन लीजिएगा और फिर मुझसे कांटेक्ट करिए। कब 2-3 अभी ऐसे हमारे 4 साथी हैं जिन लोगों ने वो पूरा वीडियो ना देख के और पेमेंट कर दिया है, और ये सारी जानकारी ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे आप शेयर करिएगा। क्योंकि मुझे एक लिस्ट बनानी है कि कौन सी डेट को मैंने मैक्सिमम जो 5 की रखी थी, तो वो 5 से ज़्यादा मैं कर नहीं सकता हूँ, तो मैं नाम अब एंट्री करने लगा हूँ। तो जिस वजह से मुझे ज़्यादा सहूलियत होगी कि अब हमारी किस डेट में कितने विद्यार्थी। आके शुरू करते हैं। आप लोग अभी इंटरव्यू आपका 20 दिन भी बचे हैं, जिसका 25-26 को, मतलब जिसका 27 को है या 25 को है, 24 को है, उन लोगों के लिए तो इतना टाइम नहीं है। उन लोगों को मैं पर्सनली अपना ये दृष्टिकोण से उनको तैयारी करवा दूंगा। बाकी जो आगे वाले हैं या जिनका फरवरी में इंटरव्यू है, वो यदि चाहें तो ये जरूर देख सकते हैं। तो आज का अब हमारा पाठ्यक्रम शुरू होता है। पहला है तो भारतीय उपमहाद्वीप का भूगोल। ये भारतीय उपमहाद्वीप आखिर होता क्या है, ये आप बड़े ध्यान से सुन लेना है। भारतीय उपमहाद्वीप में ये करीब 5 देश आते हैं: मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, पाकिस्तान और भारत। 5 नहीं, ये भारत पाकिस्तान को मिला के 7 देश हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। और चाइना और म्यांमार ये उपमहाद्वीप में नहीं आता है, तो आप लोगों को इनकी राजनीतिक जो भी अभी गतिविधियां हुई हैं इन देशों में और जो भी भारत के संबंध है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। भौगोलिक क्षेत्र एवं उसके निहितार्थ, आपको पूरा भौगोलिक क्षेत्र भारत का ज्ञान होना चाहिए। आप इस दृष्टिकोण से शुरुआत करनी है। आपको जलवायु परिस्थितियां बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कौन से हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कैसी जलवायु परिस्थितियां हैं, तो इसको आपका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। पर्यावरण में, क्योंकि हमारा विविधता में एकता वाला, हर जगह अलग टाइप का मौसम रहता है। एक देश में हमारे यहाँ पे 4-5 टाइप के मौसम रहते हैं, तो इसलिए परिस्थितियां उन लोगों ने अलग से ऐड किया है। अब हमारा पर्यावरण, वर्तमान में देखते हुए पर्यावरण को एक ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, तो इसको आप बिल्कुल संवेदनशील तरीके से देखना है। वनस्पति, आप जड़ी बूटी और ये सारी चीज़ों में जानते ही होंगे
वन्य जीव संरक्षण का मुद्दा बहुत जोर शोरों से अभी विश्व में चल रहा है, इसलिए स्पेशली आपका ऐड किया गया है। संसाधन आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कहाँ क्या खनिज और कहाँ कोई धातु या कहाँ क्या हम लोगों को संसाधन के चीज़ें प्राप्त होती है। तो ये आपको अवधारणा और उनके प्रभाव भी आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ने हैं। ये मेरा मतलब आपको यदि ऐसे आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे फिर आपको इंटरव्यू की तैयारी पढ़ने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना है आपको कि और आगे चल के फिर आप परेशान ना हो इंटरव्यू के लिए, आप स्वयं से इंटरव्यू फिर तैयार कर लेंगे यदि इसके हिसाब से आपने पढ़ाई शुरू की है। भारतीय इतिहास आपको ज़रूर पढ़ना है और इतिहास मेरे हिसाब से मेरा जो अनुभव कहता है ज़्यादा आपको एक बार पढ़ना है, लेकिन अच्छा बहुत गहराई से पढ़ना है, क्योंकि इतिहास की एक बार यदि समझ आपके अंदर जागृत हो गई फिर आपको उस मतलब डिकेड की, उस दशक की या उस शताब्दी की जानकारी भी नहीं होगी तो आप लोग एक अनुमान लगा के उस प्रश्न का उत्तर से निकल सकते हैं। अब प्रगति, विकास, विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं की सफलता और असफलता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप और समाज पर प्रभाव, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है कि क्या घटनाएं हुई है हमारे स्वतंत्रता से संग्राम में, ठीक है, क्या विकास किया है हम लोगों ने, और यदि कोई हम लोगों से चूक हुई है तो उस असफलता के आपको कारण भी थोड़े थोड़े पता होना चाहिए। इंटरव्यू केवल इसी चीज का ही है। मैं आप लोगों को क्लास इसलिए इंटरव्यू की इतनी हैवी देता हूँ कि कई हमारे साथी सोचते होंगे कि आखिर ये पाठ्यक्रम में लिखा हुआ है, इसलिए मैं इतनी गहराई से कोई भी मुद्दे को आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में एक स्टोरी टाइप की क्रिएट करवाता हूँ कि आपको याद रहे। अब प्राचीन काल 3000 ईसा पूर्व से 700 ईस्वी तक, ये आपको याद रखना है। 700 ईसा पूर्व ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये मध्यकाल का जो हमारा इस्लाम धर्म का उदय, ये सारा आपको 1700 ईस्वी तक, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का काल आ जाता है, तो ये आज़ादी तक आपको देखना है। और फिर चलते हैं आधुनिक भारत, जो हमारा आधुनिक भारत बोलते हैं 1947 के बाद, तो उसको कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री बोलते हैं, समकालीन भारत। तो कंफ्यूज नहीं होना है किसी को कि आखिर ये आधुनिक भारत है क्या। अब आते हैं भारत की संस्कृति एवं सांस्कृतिक विरासत, ये आपको बहुत अच्छी तरह से इसकी ज़्यादा समझ आपके अंदर होना चाहिए। ये चीज़ें घूम फिर के हर वर्ष में कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो चर्चाओं में और विवादों में रहती हैं। अब आते हैं, ये एक एक शब्द पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। भारतीय संविधान टॉपिक अलग से दिया हुआ है इसका, आपको संविधान, आपका संवैधानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो भी मेरी क्लास में हमारे साथी, हालांकि उनको इतना नॉलेज नहीं रहता है तो उनको देखने में अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, लेकिन आपका एक यदि आप आर्टिकल का रेफरेंस देते हैं किसी उत्तर में, इंटरव्यू में, तो समझ लो आपका इतना अच्छा चला गया वो उत्तर कि उससे अच्छा कोई उत्तर दे ही नहीं सकता है। इसलिए मैं रेफरेंस देता हूँ आर्टिकलों को। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मैंने आप लोगों को कई ऐसे मुद्दों पर बताए हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल शायद ऐसी कोई क्लास डाल दूं। अब आना है समाज और राष्ट्र, इन दोनों की आपको बहुत अच्छी जमीनी स्तर की जो प्रैक्टिकल नॉलेज है ये होना चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां, आप लोगों को भारत अभी हमारा, आप लोग चर्चा में देखते होंगे कि सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, तो ये बड़ा छोटा क्या है, ये मैं अभी यदि टाइम मिलता है तो ज़्यादा डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर अब जो मैं रूटीन से क्लास लूँगा उनमें सारे शब्दों को सारे बिल्कुल कवर करवाऊँगा। भारतीय समाज में समस्याएं, वर्तमान में आप लोग देखते होंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा समाज में समस्याएं अब बूढ़े बुजुर्गों के चैलेंज, बच्चों के और बच्चों के साथ जो भी टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग, ये ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। राष्ट्रीय एकता, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ऐसे मुद्दे ये होते हैं कि जो आप लोगों से पहले भी पूछे जाते हैं, और जब आप सिलेक्ट होते हैं तो इसके बाद भी आपको इन सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, तो इस पर आप ज़रूर अपना फोकस रखना है। भारत की अर्थव्यवस्था, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जीडीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो ये हल्का हल्का भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मैं अभी बताए दे रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ना पूंजीवादी है और ना समाजवादी है।
ठीक है, कि हम लोग प्राइवेट के भी तरफ चलते हैं और सरकार के अधिकारों की भी तरफ, कि सरकार के पास भी ऐसे कुछ विभाग होते हैं जिसमें समाज कल्याणकारी कार्य हो सके। तो ये हमारा हो गया। और करंट अफेयर, जो भी हमारा पूरे वर्ष का करंट अफेयर है, इस पर आपको फोकस, जो महत्वपूर्ण घटनाएं, मैं आप लोगों को सब कुछ सिखा दूंगा कि कौन सी घटनाएं कैसी पूछी जाती हैं और आप लोग कितने लेवल से आपको तैयार करनी है। ठीक है, अब आ गया हमारा नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे हम लोगों को तैयारी करना है। आधुनिक नवीनतम विकास, ये मॉडर्न जो डेवलपमेंट है ना, एक में डीआरडीओ, इसरो, इसमें अंतर के साथ साथ डीआरडीओ के जितने भी हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इन पे मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और सैनिक दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये नवीनतम विकास, रक्षा, विदेश नीति, विदेश नीति का मतलब मैं सीधा आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से ले लें, कला विज्ञान एवं संस्कृति, आपको खेल, राजनीतिक और नवीनतम घटनाएं। राजनीति का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो इससे जरूर वो आपसे, क्योंकि ईवीएम एक ऑटोनमस बॉडी, आप चुनाव आयोग, इसका मतलब जो हमारे चुनाव संपन्न करवाते हैं भारत देश में, तो उसके अंतर्गत एक टेक्नोलॉजी मान लें कि उपयोग की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र को बचा के रखना है या लोकतंत्र पे विश्वास बना रहे या हम लोगों को स्वस्थ लोकतंत्र रखना है, तो इन सारी चीज़ों को पारदर्शी तरीके से ज़्यादा हम लोगों को प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये आप लोग जरूर सीख लेना है। अब आ गया हमारा इंटरनेशनल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हमको देखना है। एक तो यूएन होता है, संयुक्त यूनाइटेड नेशन, इसकी बहुत कुछ भूमिका रहती है वैश्विक और देशीय स्तर पे, बहुत कुछ इसके कार्य रहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मैं आपको केवल कार्य बताऊंगा कि क्या भूमिका रहती है। अब भारत के पड़ोसी देश, जैसे आप भारत के पड़ोसी देश बोल दे और या उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप बोल दे, ये सेम ही है, केवल चाइना और म्यांमार अलग है। याद रखना, चाइना म्यांमार को बाकी सारे देश हमारे भारत के उपमहाद्वीप में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान समस्याएं, आप केवल समस्याएं ना तैयार करके चले जाना, ये स्मार्टनेस रखना है, आप समस्याओं के साथ साथ समाधान भी लेकर जाएंगे वहाँ पे। ये हमारा पूरा जीके का हो गया। अब आते हैं हम लोग धर्म में। धर्म में आप हिंदू धर्म का देखें तो अनुष्ठान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह, अंत्येष्टि। ये जो मैं आप लोगों को बताया था ना कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना है, स्पेशली तौर पे एक मुख्यतः दिए गए हैं, इसलिए ये पूछे जाते हैं। अब ये मान लो कि विवाह एक स्पेशल टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम में, तो 100% है कि आपको विवाह संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अंत्येष्टि में एक पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहा था कि आपको मुखाग्नि होना चाहिए, उसमें एक पिंडदान होता है। ये पिंडदान कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसका मंत्र क्या है, ये मैं शब्द उस समय भूल रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए अब याद आया ये अंत्येष्टि में, तो जरूर करेक्ट कर लेना या जोड़ लेना। अब आते हैं हमारा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ आप रामचरितमानस, गीता, उपनिषद, महाभारत, पुराण आदि, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनका सारी चीजें आपको रटी होना हो या पूरी ना आती हो, लेकिन इनका मूल सार आपको, इनसे क्या शिक्षा मिलती है इन सारे धर्म ग्रंथों से, ये आपको ज्यादा, और कुछ यदि आपको उदाहरण के तौर पर या कोई आपको श्लोक आता हो या कोई ऐसी कहानी जो उसमें हुई हो, तो ये आपको जरूर आना चाहिए, इससे आपकी प्रामाणिकता बढ़ती है। कोई भी यदि उत्तर आप लोग पेश करते हैं और उस उत्तर में आपको यदि उदाहरण और तर्क आप पेश करते हैं, तो आपका ज्यादा प्रामाणिक उत्तर माना जाता है। अब प्रवचन देश के राष्ट्रीय, हाँ, हालांकि ये ज्यादा मुद्दा मैं थोड़ा उस समय जब वीडियो बना रहा था धार्मिक त्योहारों पर, वो थोड़ा भूल गया था। तो ये सारे धर्म के जितने भी हमारे, चाहे वो ग्रंथी हैं, ग्रंथी सा हमारे हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे हमारे पादरी हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, पंडित हो, इनको प्रवचन जो अपने अपने धार्मिक त्योहारों पर तो तैयार करके रखना ही रखना है। बाकी राष्ट्रीय त्योहार मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 26 जनवरी, 15 अगस्त और गांधी जयंती, ये 3 राष्ट्रीय त्योहारों पे आप लोगों को बिल्कुल तैयारी रखनी है।
और जब भी यदि शुरुआत करता है जो भी हमारा साथी धर्मगुरु भी, तो ये वीडियो वो जरूर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखना उसको, ठीक है। क्योंकि जो भी आप अच्छी तरह से देखो, मेरा मानना है कि जो भी आपको करना है अंततः करना है ही है, तो फिर वो अच्छी तरह से करो। ऐसा नहीं है कि एक काम से 3 काम चलाएंगे तो फिर वो तीनों में हम लोग बिगड़े रहेंगे, एक अच्छी तरह से कोई सफल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो भी करना है ईमानदारी पूर्वक वो अच्छी तरह करना है, ठीक है। अब प्रेरणा प्रश्न, ये बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजी वाले होते हैं, वो आप लोग समय समय पर मैं आपके लिए पहुंचाता रहूंगा। अब अच्छे नागरिकता पर प्रेरणा, ये अच्छे नागरिकता पर प्रेरणा नहीं है, अच्छे नागरिक की प्रेरणा या अच्छे नागरिक पर प्रेरणा, ये होना चाहिए। सब थोड़ा ये हमारा लिखने में हो गई है, तो अब ये आप सुधार लेना। नागरिक है, इसमें अच्छे सैनिक बनने की प्रेरणा, व्यक्तित्व विकास और चरित्र, ये शब्द मैं व्यक्तित्व विकास बोलता हूँ ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। जब साइकोलॉजी हमारे सारे साथी लगे रहते हैं तो यही है, प्रेरणा, मोटिवेशन, ठीक है, व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपका कैरेक्टर, ये ज्यादा मायने रखता है। तो इसको अच्छी तरह समझ लेना इन शब्दों को। स्वयं से पहले सेवा की प्रेरणा, ये बिल्कुल राष्ट्र प्रथम है धर्मगुरुओं के लिए या सैनिकों के लिए। तो आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि आपको पहले सेवा और फिर आप स्वयं हो। खेल भावना पर प्रेरणा, यदि कोई भी हमारा साथी खेल भावना या खेल से संबंधित हो तो वो जरूर इन चीज़ों पर ध्यान देना, क्योंकि ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं प्रश्न। अब युद्ध ऑपरेशन के समय प्रेरणा, अब कई ऐसे समय आते हैं कि जहाँ हमारे सैनिक युद्ध में हताश हो जाते हैं, कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे अनुकूल नहीं होती हैं, तो उस समय आपको मोटिवेट करना है। ये चीज, एक गुण आपके अंदर होना चाहिए। ये स्पेशली दिया गया है जो ज्यादा परेशान होते हैं हमारे सहयोगी और ये जो मित्र, वो कि ये बताइएगा, जब आप लोगों को पाठ्यक्रम में पहले से शामिल है तो आपको तैयार करना पड़ेगा, सीधी बात है। नहीं तो लास्ट अंततः आपको घबराहट तो होगी होगी। तो ये सारी चीजों पे आप लोगों को तैयार रहना है बिल्कुल। बीमार व्यक्ति, कैदियों के लिए मैं कर्तव्य में बता चुका हूँ ये सारा। पारिवारिक संबंधों पर परामर्श, ये आप लोगों को मैं कर्तव्य में सैन्य उसका धर्मगुरु के बता चुका हूँ। बच्चों के लिए परामर्श, अब बच्चों का ज्यादा आप लोगों को चेक कर लेना है। ये पूरा जो है आप लोगों को हल्का हल्का सारे ग्रंथों पर, मतलब सारे धर्मों पर होना चाहिए ज्ञान। और जो पवित्र ग्रंथ है उसके तो नाम आना ही चाहिए। यदि कोई एक आध अच्छी बात अंदर की आती हो तब तो 4 चांद लग जाते हैं आपके उत्तर में। जन्म संस्कार देखना है, खतना आफिका, विवाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ये इस्लाम वालों को देख लेना है। इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ, कुरान और हदीस, प्रवचन, राष्ट्रीय क्षेत्रीय उत्सव पर, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, ईद उल मिलाद, मुहर्रम, शब कदर, शब बारात। कोई भी यदि किसी शब्द में आपको मिस्टेक लगे तो आप लोग सुधार लेना। मेरे हिसाब से जितना भी किया गया है वो सही किया गया है, लेकिन कोई हो जाता है ऐसे टाइपिंग में तो देख लेना। सिख धर्म में जो हमारे ग्रंथी हैं उनको अनुष्ठान, नामकरण, अमृतपान, आनंद कराए, अंत्येष्टि, पवित्र ग्रंथ, प्रवचन, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय उत्सवों पर नानक जी एवं गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस। ये थोड़ा नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम और शुरू वाले हैं, बाकी आप लोगों को बीच में नॉलेज रहेगा। और जो भी गुरु अंगद है और गुरु तेग बहादुर जी है, इन सारे का आप जीवन परिचय या हिस्ट्री आपको जानकारी होगी तो आप ज्यादा अच्छे ग्रंथी माने जाएंगे। और शायद धोखे में यदि कोई ऐसा आपसे लॉजिक वाला प्रश्न पूछ लिया तो ये सारे आप लोग दे सकते हैं, हमारे जितने भी गुरु हैं। तो आप लोग इनको जरूर याद रखना। शहीदी दिवस, गुरु अर्जुन देव, ये बिल्कुल मैं बताया हूँ ना कि गुरु अंगद, गुरु तेग बहादुर, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। बैसाखी, खालसा पंथ स्थापना दिवस, इस पे आपको सीधी बात है प्रवचन टाइप का आना चाहिए पूरी। शहीदी बड़े साहिबजादे, प्रकाश दिवस, गुरु ग्रंथ साहिब, ये आपको अब ईसाई धर्म वाले जितने भी हमारे पादरी साहब तैयारी करते हैं उनको बहुत अच्छी तरह से, और बाकी हिंदू वाले भी बहुत अच्छी तरह से देख लेना। अनुष्ठान, पवित्र संस्कार, बपतिस्मा, पवित्र भोज, बाल समर्पण, पुष्टि और पवित्र विवाह, अंतिम संस्कार। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ, उदाहरण पुराना और नया नियम,
ये देख लेना बाइबल के अलावा पुराना नियम और नया नियम क्या है। ये यदि और अन्य धर्म वालों को ना पता हो तो वो जरूर इसको देख लेना है। राष्ट्रीय क्षेत्र पर सभी को प्रवचन आना चाहिए, क्रिसमस, पाम संडे, गुड फ्राइडे, ईस्टर आदि। ठीक है। अब बौद्ध धर्म में आते हैं। अनुष्ठान, नामकरण, विवाह, संस्कार, एंट्री। ये बौद्ध धर्म अधिकतर मिलता जुलता हिंदू धर्म से है, क्योंकि इसी के अगेंस्ट में निकला हुआ था। तो अधिकतर हिंदू धर्म के लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, तो जितने भी संस्कार, उनके संस्कृति है वो हिंदू धर्म से मिलती जुलती है। बाकी आप लोगों को ये धर्म ग्रंथ जो त्रिपिटक है ये जरूर बौद्ध धर्म का आपको आना चाहिए, और ज़्यादा अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तीनों पिटक आना चाहिए। पिटक का मतलब होता है एक पिटारी, उसमें संरक्षित किया हुआ जितने भी हमारे गौतम बुद्ध जी थे उनके सारे उपदेश यहाँ पे इसमें संरक्षित किए गए हैं। तो विनय और सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये आपको 3 याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जब बड़े फेमस बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। प्रवचन आना चाहिए, आचार आर सत्य बिल्कुल सीखना है, अष्टमार्ग आपको आना चाहिए, बौद्ध पूर्णिमा और बौद्ध दर्शन, ये सारी चीजें आप लोगों को तैयार रखनी है। और इन्हीं को आप लोग देखते हुए तैयारी करें, बिल्कुल केंद्र में रख के। फिर मुझे लगता है कि जो अभी आप लोगों को थोड़ा परेशानी होती, ये सारी चीजें आपकी निकल जाएंगी, फिर आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से यदि आप इसके केंद्र में रख के तैयारी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर फील होगा। ठीक है, आप अच्छा महसूस करेंगे। और कुछ ज़्यादा सिलेबस इतना है नहीं है मेरे हिसाब से। आपको इसको यदि ईमानदारी से पढ़े तो 6 महीने का सिलेबस है। 6 महीने पे आपका पूरा सिलेबस आपके बिल्कुल होठों पे होगा। कोई कहीं से भी ऐसा प्रश्न पूछ ले आपको बनेंगे। हालांकि हल्का सा आपको चैलेंज इतिहास में जरूर होगा, तो इतिहास आप लोग यदि पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ सकते हैं, और साइड में निकलना चाहे तो फैक्ट रट के निकल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जब पढ़ना है तो एक बार थोड़ा, कुछ लोग पढ़ लेते हैं 10 दिन में, लेकिन हालांकि 1 महीना भी लग जाए लेकिन फिर वो पूरा लाइफ टाइम हो जाता है। तो 1 महीना जरूर दे देना। जो मेरे हिसाब से मेरा अनुभव, जो दौड़ता है वो गिर जाता है जल्दी। धीरे धीरे कछुए की चाल चलना है, ईमानदारी से अपना पर डे का नियम बनाना है। जो भी नए आरटीजीएसओ की तैयारी करेंगे उनको 1 से 2 घंटे इन सारे पाठ्यक्रम के मुद्दों पर आपको तैयारी करनी है, और जैसे जैसे आप तैयारी करते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा।